दर्शकों के लिए समझना ये है इम्पोर्टेंट कि पूरे लास्ट 9 इयर्स का जो हम डिप्लोमेसी का मिरेकल्स मिरेकल्स बोल सकते हैं, ऑटो मतलब ऑलमोस्ट, तो वो कैसे हुआ है। और वो जानने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि यूपीए गवर्नमेंट के साथ जब आप कंपेयर करोगे या लास्ट 30-40 इयर्स में किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी चली। क्योंकि पहले जो बीच में हमने नॉन अलाइनमेंट देखा, और फिर नॉन अलाइनमेंट में भी हम ये बोलते रहे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन आप जानते हैं 1991 तक तो अब भी गवर्नेंस में बहुत सारी सोशलिस्ट पॉलिसीज थी, और उसके बाद नॉन अलाइनमेंट हुआ। लेकिन यूपीए टेन्योर में सबसे बड़ा जो खामियाजा हमने भुगता, हमारे नेबरहुड में से बहुत सारी जो मोनार्कीज थी, जो भारत को पसंद किया करती थी, भारतीय नेतृत्व को, और हमारे साथ अलाइंड हुआ करते थे, तो वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि नेबरहुड को पूरा ही इग्नोर कर दिया गया था। तो और कुछ तो हम जानते ही हैं कि डीमोनेटाइजेशन से पहले बहुत सारी पैरासाइट इकोनॉमीज बन चुकी थी हमारे अगल बगल, जिनकी इकोनॉमीज हम ढो रहे थे। और अब जो पूरा फ्लिप हुआ है 9 साल में, वो समझाते हैं पूरे जियोपॉलिटिक्स का। आपको एक मैक्रो व्यू आ जाएगा दर्शकों को कि 9 साल में कितना बड़ा 180 डिग्री टर्न हुआ है। तो ये जो पूरा 9 साल में हमने चेंज देखा, उसमें हमने दो फॉरेन मिनिस्टर देखे। एक हमने सुषमा स्वराज जी को देखा, और उनके बाद हमने जयशंकर जी को देखा। और सबको ही जानते हैं कि जयशंकर जी ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते हैं, और उनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो माना जाता है, जो न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस के साथ, इस टर्म में नहीं हुई थी, मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और चाइना में भी उनका एक टर्म रहा रिप्रेजेंट करते हुए। तो एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से हमें फॉरेन मिनिस्टर मिले जो बहुत ज्यादा हमको डिप्लोमेसी का टर्न अराउंड जो करके दिए हैं, ऑलमोस्ट अनएक्सप्लेनेबल। और सुषमा स्वराज जी के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया डिप्लोमेसी में, तो उस ये दोनों दोनों टर्म को हम कवर करेंगे। और ये दोनों टर्म के फलस्वरूप आज हम 9 साल के बाद उस पोजीशन में है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है भारत देश की, वो अब एक ग्लोबल लीडर की पोजीशन है। अब वो पब्लिक लीडर, नेशनल लीडर वाली पोजीशन नहीं रही। अभी ये समझना है हमें कि पब्लिक को समझना ये इंपॉर्टेंट है कि अभी ये जो थर्ड टर्म आ रहा है, इस थर्ड टर्म में हमारी ग्लोबल पावर वाली पोजीशन को एक थप्पा लगने वाला है। ये जो आप वोटिंग करोगे, वो तो आप जो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर रहे हो, वो ग्लोबल लीडरशिप लेने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है। आप एक नेशनल लीडर को इलेक्ट करने नहीं जा रहे। जब स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी जी ने पोजीशन ली थी 2014 में, तब वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक पूरा जियोपॉलिटिक्स का एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्ट्री वाला एक रोल था उनका, सुषमा स्वराज जी के साथ। वही उन्होंने कंटिन्यू किया जयशंकर जी के साथ भी सेकेंड टर्म में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर पोजीशन तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर वाला रोल। पर अब ये वाला जो थर्ड टर्म है, इसमें धीरे धीरे आप देख रहे हो, अगर आपने लास्ट 2 इवेंट के सिग्नल्स पढ़े हो, तो यूके में जयशंकर जी गए जब ऋषि सुनक से मिलने, तो उन्होंने लिखा एज आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो धीरे धीरे इक्विवेलेंट बनते जा रहे हैं फॉर द ग्लोबल नेशनल लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज। और मोदी जी जो है वो थोड़ा बैकस्टेज ले रहे हैं, हायर सीट ले रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरा 2 टर्म का वर्क हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल वर्क लगा है, जो मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर वाली पोजीशन जो उन्होंने 2 टर्म चलाई। ठीक, तो उस पोजीशन का बेनिफिट अब जयशंकर जी को मिल रहा है, जो 2 टर्म का वर्क हुआ उसका। तो इसमें ये हो रहा है कि लास्ट 2 इवेंट, एक जयशंकर जी जो अभी यूके प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक को मिल के आए और उन्होंने लिखा ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिल्कुल वैसे अभी जो समिट हुई थी उसके ब्रिक्स समिट में, उसमें नरेंद्र मोदी जी की जगह वो बैठे थे, उसमें भी उन्होंने लिखा रिप्रेजेंटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी।
जबकि वहां पे शी जिनपिंग और पुतिन दोनों प्रेजेंट थे वो समिट में, वर्चुअल समिट में। तो समझना हमें ये है कि ये जो चेंज आया है, अ, दर्शकों को ये समझना है कि आप 2024 के लिए एक ग्लोबल लीडर को इलेक्ट कर रहे हो, एक नेशनल लीडर को, सिर्फ एक नेशनल लीडर को इलेक्ट नहीं कर रहे। और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की पोजीशन बाय द टाइम ऑफ 2030, जो मैंने आई थिंक 2 साल पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि 2030 का जो फॉरेन मिनिस्टर है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। ये मैंने लिखा था 2 साल पहले। तो 2030 में जो आपके फॉरेन मिनिस्टर होंगे वो डायरेक्ट सारे कंट्री के लीडर्स से फुल फ्लेज उस कैपेसिटी में मिलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर को तो मिलना आप लगभग भूल ही जाओ, दैट हाई स्टेटस इट विल बी। ठीक, तो हमें ये समझना है कि ये इलेक्शन में हमें ग्लोबल लीडर को सिलेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल मैनेजमेंट, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स का हो या पार्टी का हो, वो होम मिनिस्ट्री से ज्यादा हैंडल हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे जो दिख रहे हैं कि और अभी लेटेस्ट 17 नवंबर का अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि अब से नेक्स्ट ईयर पूरे ग्लोबल साउथ के हेड्स ऑफ स्टेट की एनुअल समिट्स हुआ करेंगी, और वहां पे उन्होंने 9 अलग अलग सेक्शंस दिए हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग होगी, और फिर वहीं से सारा रिप्रेजेंटेशन सारे इंटरनेशनल बॉडीज में जाएगा कि दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्लोबल साउथ इज। ये जो प्रेडिक्शन था सितंबर का, वो नवंबर में अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। तो अब ग्लोबल साउथ के हेड्स ऑफ स्टेट, इस बार 130 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो अब नेक्स्ट ईयर आप देखोगे ये सारे हेड्स ऑफ स्टेट भारत आएंगे, सारे जो डिसीजन मेकिंग होंगे, और फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज पे भारत रखेगा वो पॉइंट जो फाइनल हुआ होगा। दिस इज हाउ, क्योंकि आप जानते हैं संजय जी के हमारा जो यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक एम्बिशन है, जो दिसंबर 2022 तक का डेडलाइन था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें मिल जाना चाहिए था, क्योंकि हमने वो सारी, इनफैक्ट जो रोल से भी ज्यादा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, चाहे ड्यूरिंग कोविड हो या कभी कोई वॉर हुआ हो तो वॉर रुकवा के, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो P4 P5 कंट्रीज भी नहीं कर पाई है, वो सारी हम करके दिखा चुके हैं। इसके बावजूद वो पोजीशन नहीं मिली, उसी के चलते ये ग्लोबल साउथ वाला एक थीम पूरा बिठाया गया कि फिर हम तो डिसीजन हम ही लेंगे, राइट। तो ये पूरा अनाउंसमेंट अभी ये जो 17 नवंबर को आ चुका।